2012 से मुखर्जी नगर में कदम रखा और तब से पढ़ने के साथ साथ हर उस लड़ाई का हिस्सा रहा जो बच्चों के सपनों को कुचल रही थी। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपसे सवाल करूंगा, आपके सामने चीजें रखूंगा और फैसला आप करेंगे कि गलत और सही क्या है। कोई झूठ बोलना इनसे सीखे। आज दुख है मुझे कि ये सब आपको बताना पड़ रहा है। 2024 में एसएससी के खिलाफ कैट में जाकर रिजल्ट रिवाइज कराया। जिनको लगता है कि कुछ नहीं सुधर पाया अब तक, वो सुनो, क्योंकि आपके अंदर की समझ को खत्म कर देती है और आपकी समझ इतनी कमजोर हो जाती है कि आप ये भूल जाते हैं कि कौन आपके लिए वास्तव में लड़ रहा है और किसी का मकसद सिर्फ चर्चा में आना है। मुझे पता चला कि जो इंसान हम सब के बिकने की बात कह रहा है, वो इंसान बच्चों के सपने बेचने वाले लोगों के साथ 5 स्टार होटल में बैठकर अपनी वीडियो प्राइवेट कर देता है। बड़े भाई के नाते हमसे पूछ सकते थे कि मैं ऐसी कंपनियों के मालिक मुझे मिलने बुला रहे हैं, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। भाई यहाँ करोड़ों फॉलोअर्स वाले नहीं रहे आसाराम बापू आज जेल में, और यहाँ अरबों की संपत्ति बनाने वाले गुरु राम रहीम जेल में। बट अगर ऐसे ही होता रहा, हमारे बीच की चीजें, हमारे नेक्स्ट स्टेप सपने बेचने वाले लोगों तक जाते रहे, तब हम कभी कोई लड़ाई नहीं जीत पाएंगे और सीजीएल भी ऐसे ही निकल जाएगा। मैं लिख के देता हूं। मेरा मन आज बहुत टूटा है, अंदर से बिखरा हूं मैं। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? जो लोग सुन रहे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं बच्चों के सपनों को बेचने वाली कंपनियों से सौदेबाजी करूंगा। क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा? हम डर जाएंगे? बेटा, हम जान हथेली पर लेके घूमते हैं। सिर्फ बच्चों की नहीं है ये लड़ाई, हर एक उस माँ की भी है जिसने अपने हाथ की चूड़ियां बेचकर बच्चों की फीस भरी है। हर उस बाप की भी लड़ाई है जिसने अपनी सेहत, नींद और अपने आत्मसम्मान को भी जाने कितनी जगह गिरवी रखा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। 15 अगस्त आजादी का दिन, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम सब कहते हैं कि भारत आजाद है, पर क्या सच में हम आजाद हैं? आजादी क्या सिर्फ एक जमीन की होती है, या सोच, आत्मा और सिस्टम की भी होनी चाहिए? आज हम उस दौर में खड़े हैं जहां हमें और भी चीजों की गुलामी से आजाद होना है। सोशल मीडिया की गुलामी, खराब सिस्टम में सरकारी नौकरी के लिए जवानी को गुलाम कर देना, इन सब की आजादी की भी आज जरूरत है। क्या आज देश का मीडिया आजाद है? क्या आज भारत का युवा सोशल मीडिया का गुलाम नहीं हो चला? एक जवानी, एक नौकरी के नाम पर सालों साल कैद हो रही है, क्योंकि सिस्टम सड़ गल चुका है। और कमाल की बात है कि ये बात आयोगों, सरकारों के लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही। तमाम दर्द के साथ आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इतने दिनों से इतनी बातों ने मेरे मन को कचोट रखा है। गुलामी सिर्फ अंग्रेजों ने ही नहीं दी थी, आज जो अपने ही लोगों से मिल रही है, उस गुलामी का क्या? उससे आजादी कैसे मिलेगी? किसको परवाह है आपके दर्द की? कौन मदद देने आ जा रहा है आपको? आज इसी देश का सिस्टम पहले आपको ग्रेजुएट बनाता है और जब आप नौकरी मांगने जाएंगे तो पूछता है सिस्टम कि आप में स्किल क्या है जो आपको सौंप दी जाए। इससे बड़ा मजाक और उपहास क्या हो सकता है? आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपसे सवाल करूंगा, आपके सामने चीजें रखूंगा और फैसला आप करेंगे कि गलत और सही क्या है। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं, मैं YouTube पर एक मैथ्स का शिक्षक हूं और बच्चों के सुख दुख में खड़ा होने वाला व्यक्ति हूं। ट्विटर पर एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करता हूं जो हर मुद्दे पर अपनी आवाज मुखर होकर रखता है और सरकार से सवाल करता है। और इंस्टाग्राम पर एक मोटिवेटर जो बच्चों को सफलता का असली मतलब सिखाता है, उनके जीवन में आने वाली हर बात को, चाहे वो प्रेम हो या जिंदगी, सबको जीना सिखाता है, आईना दिखाता है। ये मेरा परिचय है। 2012 से मुखर्जी नगर में कदम रखा और तब से पढ़ने के साथ साथ हर उस लड़ाई का हिस्सा रहा जो बच्चों के सपनों को कुचल रही थी। मैं 2013 की री एग्जाम आंदोलन का भी हिस्सा था जिसको नीतू मैडम ने लीड किया था। 2017 से सरकार से सीधा सवाल बेरोजगारी को लेकर के पूछा था मैंने। आपको पता ना हो तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, 7 साल पहले मैंने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी जी के भाषण का सीधा जवाब मांगा था। आप देख सकते हैं। जब जब सिस्टम ने बच्चों के हकों को मारने की बात की है, तब तब मैं उनके साथ सीने से सीना ठोककर साथ खड़ा रहा हूं। 2017 के एग्जाम सिस्टम को एक्सपोज किया, यूट्यूब पर आकर नहीं, एजेंसीज में शिकायत करके खराब लोगों को जेल तक पहुंचाकर सांस ली। यूएफएम की जंग लड़ी 2019 में और बच्चों को जिताया भी। नॉर्मलाइजेशन पर आवाज उठा रहे थे, स्पीक अप कैंपेन चलाया, मोदी जॉब दो कैंपेन किया, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रहा। ट्विटर पे 70 मिलियन ट्वीट्स हुए थे एक दिन में, और वहां से रेलवे को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए मजबूर किया। 2023 में बच्चों के साथ गलत हुआ, आज भी बच्चा कोर्ट के धक्के खा रहा है
और कोर्ट में एसएससी बनाम स्टूडेंट्स है। इससे ज्यादा देश की दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि आज एक शेर और चूहे की लड़ाई है और शेर जीतने में लगा हुआ है। 2024 में एसएससी के खिलाफ कैट में जाकर रिजल्ट रिवाइज कराया। उससे पहले हमने हाई कोर्ट में पीआईएल डाली थी एसएससी के एफिडेविट पे। आपको इनका बकवास झूठ दिखाता हूं। ये एसएससी लिखती है अपने एफिडेविट पे, जहां सत्य लिखना होता है कि provisions given in the notice of the examination, various criteria like the age relaxation etc are duly checked while processing the final result. As per practice, age relaxation parameters are not checked at the stage of clarification of the result of tier 1. कितना बड़ा झूठ एसएससी बोल रही है कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, कि हम एज रिलैक्सेशन का जो पैरामीटर है वो अप्लाई नहीं करते टीयर 1 पे, जबकि जो पलाश अग्रवाल जिसका हमने रिजल्ट दिखाया था उसके पास कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं था जिसको इन्होंने अंदर किया था। और ये कोर्ट को भी गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम पे हम भरोसा करते रहे आंख बंद करके? ये अपनी गलती भी नहीं मान रहे और रिजल्ट भी इन्होंने रिवाइज कर दिया। सोचिए कितने धूर्त लोग हैं ये। कोई झूठ बोलना इनसे सीखे। आज दुख है मुझे कि ये सब आपको बताना पड़ रहा है कि मैं क्या हूं और मैंने क्या किया है आपके लिए, क्योंकि कुछ शिक्षकों ने सवाल खड़ा किया, बच्चों को मजबूर किया कि वो आकर हमसे पूछें कि तुमने किया क्या है, तुम्हें मिला क्या है, बताओ। मेंस 2024 के रिजल्ट की इनकी इतनी कमियां हैं, ये कभी नहीं मानते। आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। 133 रोल नंबर्स ऐसे थे जो टीयर 1 में क्वालिफाई नहीं हुए थे, इनको टीयर 2 देने का मौका मिला। हमने एसएससी को पूछा, आरटीआई लगा के पूछा कि आप जवाब दो। ये 46 रैंक्स मिसिंग थी एसएससी सीजीएल 2024 रिजल्ट में और बाद में इन लोगों को ये जॉब मिली। एसएससी को पूछा, लेकिन एसएससी इज नॉट रेडी टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन ऑन आरटीआई। ये कंप्लीट वायलेशन है आरटीआई लॉ का। आप देख सकते हैं, ये इनका रिप्लाई है यहाँ कि द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एज पर सेक्शन। इन्होंने दिया हुआ है कि हम ये नहीं बता सकते। ये सब कुछ हमने लाइन से पूछा, इन्होंने हर एक बात को बताने से मना कर दिया। एक एक सेंटर से 2024 में देखें तो 524 बच्चे, 385, एक एक सेंटर से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, आप सोच नहीं सकते। एक और कमाल की बात आपको बताता हूं इसके अलावा कि कुछ रैंक्स ऐसी थी, 18 रैंक वो हैं जो बच्चे पहले विदहेल्ड थे। आपने सुना होगा रिजल्ट के बाद कि रुड़की वाले सेंटर्स पे सर्वर क्रैश हुआ था। और वो क्यों हुआ था, आजकल आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि जब रिमोट एक्सेस इतना ज्यादा अटेम्प्ट होता है, हैक करने की कोशिश होती है, तो वहां सर्वर काम नहीं करता। और ये हुआ 2024 के रिजल्ट में। उनमें से 18 लोग विदहेल्ट में थे और बाद में उनको एसएससी ने पास कर दिया। आज हम पूछते हैं कि पहले आपने उन्हें विदहेल्ट में क्यों रखा और अब पास आपने किस बिहाफ पे किया। 18 लोगों को, जहां 199 लोग एग्जाम दे रहे हैं, वहां से 18 लोग विदहेल्ट थे और 18 के 18 उसके बाद सेलेक्ट हो गए। क्या पैरामीटर्स थे आपके सेलेक्ट करने के, ये मैं पूछना चाहता हूं एसएससी से। देखिए, मैं गलत हूं क्योंकि उस स्टूडेंट के साथ खड़ा हूं जो बेचारा ये कह रहा है, सरकार भी कहती है हम गलत हैं, हर कोई ये कहता है कि हम गलत हैं, लोग कहते हैं कि अपना पढ़ाने पे ध्यान दो। जो ये कह रहा है, हम उस बच्चे के साथ खड़े हैं कि मुझे पढ़ने दो, मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट दो और इंसाफ दो। और उस आवाज को दबाने के लिए लाठी का प्रयोग, साइलेंस और सिस्टम सब लगाया जा रहा है। तो क्या रुक जाए? और रुक गए होते तो आज इतना ठीक हुआ सिस्टम भी ठीक नहीं हुआ होता। तो ना हम पहले रोके थे ना अब रोकेंगे। जिनको लगता है कि कुछ नहीं सुधर पाया अब तक, वो सुनो, 2017 में बवाल हुआ तो सिफी जैसे वेंडर को हटा दिया गया और टीसीएस आया। और उसके बाद आपने कतई नहीं सुना होगा कि एसएससी के अंदर कोई एग्जाम लीक हुआ है। सीएचएसएल में यूएफएम पर आवाज उठी तो सीजीएल में यूएफएम नहीं आया। चेयरमैन से मिले तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं मिला। नॉर्मलाइजेशन पे लगातार आवाज उठी तो बदला नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। जहां 2024 में एक शिफ्ट में 12,000, एक शिफ्ट में 6,000 बच्चे सेलेक्ट हुए, कम से कम अब वो नहीं होगा, हर शिफ्ट से इक्वल लोग सेलेक्ट होंगे। वेटिंग लिस्ट को लेकर चिल्ला चिल्ला कर चीखा तो आज स्लाइडिंग सिस्टम की होप मिली है कि लेकर आ रहे हैं। एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल के लेवल इतने खराब थे, सवाल उठा तो बदलाव हो रहा है स्तर में। 26 जुलाई को मैंने देश के हर शिक्षक से आह्वान किया था कि 31 जुलाई को मिलकर हम डीओपीटी मंत्री के सामने सिस्टम की हर खराबी का एक एक पॉइंट रखेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें मजबूर करेंगे कि बदलाव हो। 4 अगस्त को हम इसमें सफल भी हुए। पर क्या आप सच में ये सोच रहे थे कि एक मीटिंग से पूरा सिस्टम एक सेकंड में ठीक हो जाएगा? और अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो माफ कीजिए, लेकिन आप सरकारी नौकरी के लायक नहीं।
अगर कोई एक शिक्षक आपको आकर कह दे कि कुछ नहीं हुआ और आप उसी डायरेक्शन में सोचने लगें और अपने लीडर्स के ऊपर ही सवाल खड़ा करने लगें, तो सोचिए किस तरह एक वीडियो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। यह है आपकी सोशल मीडिया की इमोशनल गुलामी, क्योंकि आपके अंदर की समझ को खत्म कर देती है और आपकी समझ इतनी कमजोर हो जाती है कि आप ये भूल जाते हैं कि कौन आपके लिए वास्तव में लड़ रहा है और किसी का मकसद सिर्फ चर्चा में आना है। मैंने एक आवाज उसके बाद नहीं उठाई, मैं कुछ नहीं बोला, मैं सब सहता गया, ना किसी पे उंगली उठाई, बस यही सोचा कि जिस दिन जीतेंगे और बदल देंगे पूरे सिस्टम को, तब आकर मैं चिल्लाऊंगा जो कहना होगा। मगर 13 अगस्त को मुझे पता चला कि जो इंसान हम सब के बिकने की बात कह रहा है, वो इंसान बच्चों के सपने बेचने वाले लोगों के साथ 5 स्टार होटल में बैठकर अपनी वीडियो प्राइवेट कर देता है। और नेक्स्ट डे बाद जब मुझे पता चलती है, मैंने सीधा सवाल उठाया तो कह दिया गया, लो जी हो गई वीडियो पब्लिक। मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं कि ये स्टेप कितना लॉजिकल है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। क्या हम में से किसी शिक्षक का उन कंपनियों से जाकर के मिलना जो एग्जाम करा रही हैं, ये कितना सही है या कितना गलत, ये आप कमेंट करके बताएंगे। आप अगर मुझे बोलेंगे या वो शिक्षक अगर आकर ये कहें कि नहीं हम नहीं मिले, हम नहीं मिलने गए किसी से 5 स्टार होटल में, तो उसके बाद मैं यहां प्रूफ जारी कर दूंगा। वो बोले कि हम नहीं गए, तब मुझे समझ आ पाया कि इस एग्जाम के पीछे कितनी कंपनियां लिप्त हैं। वो तो आपने इनके खुद के वीडियो से देखा कि इन्होंने खुद बताया कि भैया एसएससी ने ये टेंडर एडीक्यूटी को दिया, एडीक्यूटी ने नीचे के वेंडर को दे दिया। ये सिस्टम के साथ कितना बड़ा मजाक चल रहा है। आप ऐसे समझिए मेरी अपनी दुकान है और मैं सामान बेचता हूं ग्रोसरी का, और आप कोई दुकान रेंट पे लेकर के सामान बेच रहे हैं, तो कौन सस्ता बेच पाएगा? आपका जवाब होगा मैं सस्ता बेच पाऊंगा कि मेरी अपनी दुकान है। तो सोचिए टीसीएस के अपने सेंटर थे और एडीक्यूटी के पास सेंटर भी अपने नहीं थे, और फिर भी एडीक्यूटी कह रही है कि हम सस्ते में एग्जाम करा लेंगे। तो इसके पीछे के इंटेंशंस क्या हो सकते हैं ये आप बेहतर से समझते हैं। आपने सरकारी सिस्टम का मजाक बना दिया कि एक कंपनी टेंडर लेगी, उस एक कंपनी के टेंडर लेने के बाद वो कह देगी दूसरी कंपनी को कि तुम करा दो, ताकि कल को सिस्टम फटेगा तो मैं इस पे इल्जाम लगा के चला जाऊंगा, मैं इस पे इल्जाम लगा के चला जाऊंगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें कितने लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बिक जाएगा, इसकी चिंता किसको है? मैं यही सोचता हूं कि जिस छोटे से एग्जाम में इतनी कंपनियां लिप्त हैं, उसका पर्पज ही है कि जिस पे आप मुंह खोलोगे वो आपको दूसरे के 4 प्रूफ पकड़ा देंगे कि ये सिस्टम में खराबी है। सिस्टम के अंदर की 4 बात बता देंगे कि कब से एग्जाम है, कौन कौन से सेंटर्स हैं, और बाहर आकर मीडिया में मुस्कुराकर कह पाएंगे कि अंदर क्या चल रहा है सब मुझे पता है, आप पूछिए। वाह, ये हमारी जीत है कि हमने ये पता कर लिया सीजीएल का एग्जाम कब से है, हमारे पास सेंटर्स की लिस्ट है। ये हमारी जीत है, ये हम सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे? हम तो उन्हीं लोगों से जाकर के बात करके अपनी वीडियो प्राइवेट कर देते हैं। मुझे फिर भी आपत्ति नहीं होती, मुझे पता चलता कि आप मिले, मुझे आपत्ति ये तब हुई कि आप मिले और आपने उस मिलने के बाद वो वीडियो प्राइवेट कर दिया, और जब ग्रुप में इस चीज पे सवाल उठा तो आपने कह दिया लो जी हो गई वीडियो पब्लिक। और हम बस इसी में अपने आप को हीरो और दूसरों को विलन बना देंगे। अगर आज आपके पास प्रूफ्स हैं तो क्यों नहीं कर देते आप ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर? बताइए, यहां तो नहीं मांगने आए आप किसी से सपोर्ट, ना आपने बताया कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, ना आपने बताया कि ये कंपनी आपको अप्रोच कर रही है। ये चीज भी तो आप हम लोगों के बीच में रख सकते थे, बड़े भाई के नाते हमसे पूछ सकते थे कि मैं ऐसी कंपनियों के मालिक मुझे मिलने बुला रहे हैं, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं? तब तो आपने कुछ नहीं ऐसा किया, तब आप अकेले क्यों चले गए कि किसी को हवा भी नहीं लगी? अगर आज कोई विपक्ष का नेता पहलगांव या कश्मीर पर हमला करने वाले आतंकवादियों से जाकर मिले और कहे कि मैं इनके अंदर की चीजें निकलवाना चाहता हूं, हमारे लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? क्या आज जितने भी बड़ी आवाज के शिक्षक हैं उन्हें ऐसे लोग नहीं खबर भेजते कि होने दो, ये सब में मत पड़ो, 31 को कुछ मत करना, मान जाओ, सब रोक दो? हमें नहीं कहा जाता, हमें नहीं लोग आते कहने। हमने ऐसी सोच वालों से हाथ तक नहीं मिलाया और कभी गलत के आगे झुका नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं गलत के साथ खड़े होकर सिस्टम ठीक करने का सपना ही अपने आप में सबसे बड़ी गद्दारी है। दुख हमेशा रहेगा जो लोग 4 अगस्त को मंत्री जी से मिलने को लॉलीपॉप और चाय की चुस्की बोल रहे थे, वही आज 5 स्टार होटल में बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली घटिया कंपनी के कुछ चंद लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। और फिर वीडियो प्राइवेट। जब मैं सवाल पूछता हूं तो आप कहेंगे कि यह सवाल गलत है। ये लड़ाइयां ऐसे जीती जाती हैं? जिस कंपनी पे सवाल है, जिससे हम लड़ रहे हैं, उसी से जाकर हाथ मिलाने ना, ये उस दुश्मन को मजबूत करता है और इस लड़ाई को कमजोर।
आपसे सवाल है मेरा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरा मन आज बहुत टूटा है, अंदर से बिखरा हूं मैं। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं बच्चों के सपनों को बेचने वाली कंपनियों से सौदेबाजी करूंगा, क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा? है? हम डर जाएंगे? बेटा, हम जान हथेली पर लेके घूमते हैं। सरकारों से सीधा सवाल किया है मैंने, जान से बड़ा कुछ नहीं है, और वो हम हथेली पे लेके घूमते हैं। और जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। तुम लाखों बच्चों के साथ गलत करते रहोगे और हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि तुम दो चार ब्यूरोक्रेट्स में, ये मैं उन कंपनियों को कहना चाहता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा तो ब्यूरोक्रेट्स में उठना बैठना है, हमारा तो नेताओं में उठना बैठना है। तो ये नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बाप का देश है क्या, जो आप गलत करते रहे और हम बर्दाश्त करते रहेंगे? भाई, यहां करोड़ों फॉलोअर्स वाले नहीं रहे आसाराम बापू आज जेल में, और यहां अरबों की संपत्ति बनाने वाले गुरु राम रहीम जेल में। यहां तमाम ऐसे लोग जिन्होंने 3-3, 4-4 हजार के घोटाले किए, वो आज जेल में। जो मंत्री थे भाई, वो नहीं बचे। तुम किस खेत की मूली हो? किस भ्रम में हो तुम? मुझे अगर कोई सोच रहा है कि डरा लेगा, तो भाई सुन लो, हलवा नहीं है जो डोना लेकर लपक लोगे। बहुत बच्चे हो तुम अभी जहां से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो, चार बड़े लोगों के बीच में बैठकर अपने आप को सिस्टम का बेताज बादशाह समझ रहे हो और सोच रहे हो कि बच्चों के सपने को मारते रहोगे और हम चुप बैठेंगे। भाई, जान चली जाएगी ना, तब तक लड़ेंगे। मैं ऐसे शिक्षकों से भी गुजारिश करता हूं जो इनसे मिल रहे हैं या डर जा रहे हैं। इंसान असली लड़ाई अपने ही बीच के लोगों के धोखे से हार जाता है। हीरो बनने के चक्कर में अपनी ही लड़ाई को अपने हाथ से खत्म कर देना कहां की समझदारी है भाई? सोचो, जिस कंपनी का पुराना रिकॉर्ड कचरा है, जो बच्चों का भविष्य खाती है, अगर वो सच में सही होती तो हमसे मिलने आती क्या? और यहां तो हम ही उनसे जाकर मिल रहे हैं। क्या ये बच्चों के साथ या हम जैसे लोगों के साथ धोखा नहीं है? मैंने ये लड़ाई आत्मा और दिल से शुरू की थी, सिर्फ बच्चों के हक के लिए। इसमें लोग नाराज भी हुए, काफी शिक्षकों को गालियां भी दी गई, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मकसद बड़ा था। पर आज जब अपने ही जाकर गलत के दरबार में सलामी ठोके, तो ये लड़ाई अब हम की नहीं रह जाती, ये लड़ाई अब मेरी अकेले की रह गई है। आज के बाद कोई प्लानिंग, कोई अपडेट मैं नहीं दूंगा आकर। जो कर सकता हूं अकेले करूंगा, और जो सच्चा शिक्षक है या जो सच्चा इंसान है, वो खुद साथ देंगे, चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि लड़ाई दुश्मन से जितनी मुश्किल होती है ना, अपनों के बीच के शकुनी से 100 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाती है। मिनिस्टर से मिलने के बाद कुछ चीजें तो बदली हैं भाई। 100 रुपए गलत क्वेश्चन के नाम पर कब से वसूला जा रहा था, और उसके नाम पर गलत क्वेश्चन हर बार बढ़ा चढ़ाकर पूछे जा रहे थे, उसको नहीं बदला गया? इतना चिल्लाए हैं तभी तो बदला है। सूरत एक दिन में नहीं बदलती, ये सिस्टम सालों से दीमक ने जकड़ा है। इसको ठीक करने में वक्त लगेगा और आपको धैर्य रखना पड़ेगा। सीपीओ रिजल्ट पर कितने लोग नहीं चिल्लाए, कितना बुरी तरीके से फंसा था, आप सब जानते हैं, और वो भी निकला ना 4-5 दिनों में। आज हम अगर बीच बीच में होने वाले कुछ प्रोग्रेस को, मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, अप्रिशिएट नहीं करेंगे और उन्हें लॉलीपॉप या चाय की चुस्की का नाम देंगे, तो कौन आएगा आपकी मदद करने? आज भी बहुत लोग पीछे हट गए और भी हटते जाएंगे। और अगर ऐसे ही लोगों की बातों में आकर आप मुहिम के लोगों का मनोबल तोड़ते रहेंगे, तो आपका साथ देने कौन आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आज पेपर पोस्टपोन नहीं होता और सीजीएल भी ऐसे ही निकल जाता, तब क्या करते आप? उसका पोस्टपोन होना भी तो पॉजिटिव है कि आज लड़ने का वक्त मिल गया है। उस सिस्टम में एग्जाम देने का क्या कोई मतलब निकलता, जहां आपके लिए कुछ भी है ही नहीं? बट अगर ऐसे ही होता रहा, हमारे बीच की चीजें, हमारे नेक्स्ट स्टेप सपने बेचने वाले लोगों तक जाते रहे, तब हम कभी कोई लड़ाई नहीं जीत पाएंगे और सीजीएल भी ऐसे ही निकल जाएगा। मैं लिख के देता हूं। बहुत सारे सिस्टम के ऐसे पॉइंट और प्रूफ हैं जो पर्याप्त हैं इन सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए। मैं उन्हें यहां बताकर लड़ाई को कमजोर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं वो सही जगह पेश किए जाएं और उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकले। आज न्यायपालिकाएं हैं, इतनी एजेंसीज हैं भारत में, हर ताकत झोंक देंगे सच्चे मन से, तो क्यों कोई फैसला हमारे हक में नहीं होगा? बहुत आशावादी हूं, बहुत पॉजिटिव हूं, ईश्वर में अटूट विश्वास रखता हूं। मुझे मालूम है कि हम जीतेंगे, कोई नहीं हरा सकता। दुख मुझे भी है, आपको भी हो रहा होगा कि जहां लोग आंदोलन को ताकत देने की कोशिश कर रहे थे, वहां कुछ लोग आंदोलन की सौदेबाजी में ही उलझ गए। इतिहास में ऐसे लोगों को हीरो नहीं कहते। ये लोग सिर्फ एक सबक हैं कि दुश्मन से ज्यादा पहले ऐसे लोगों को पहचानना है। और अब तक की लड़ाई मुहिम जितना सोचा था उसी दिशा में सफल हो रही है। एसएससी फेज एक्ट का री एग्जाम हो रहा है, वैसे स्टेनो का भी होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, मैं तो री एग्जाम को भी गलत मानता हूं। बट क्या करें, पहले से थोड़ी पता था कि एग्जाम के अंदर इतना कुछ हो जाएगा।
और लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सब पता था, तो क्यों नहीं उन्होंने जाकर पुलिस में शिकायत की थी, सीबीआई में शिकायत की थी कि ये सेंटर्स का ये झमेला है, इस तरीके से बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है। आप देते ये प्रूफ, हम तो सीधे डीओपीटी मिनिस्टर के सामने रख देते। बट आपने एक कंपनी से लेकर के दूसरी कंपनी के प्रूफ को दिखा करके सिर्फ हीरो बनने का काम किया और कुछ नहीं। आपने वो प्रूफ क्यों नहीं जारी किए जिसमें आप ऐसे लोगों से मिल रहे थे? उनकी रील भी बाहर नहीं आई, सिर्फ चुपचाप मीटिंग हो गई। वो बातें तो अंदर की बाहर नहीं आई, वो भी बता दीजिए आकर क्या बातें हुई, और कह दीजिए कि हम हीरो हैं और बाकी दुनिया विलन। 3 महीने से मैं लास्ट अटेम्प्ट की लड़ाई जारी रख रहा हूं, कभी आकर बताया नहीं किससे मिले। इन सब चीजों से लड़ाई कमजोर होती है, हर कोई मिलने से डरता है। ये हर चीज पब्लिक करते हैं, इस चीज को भी समझिए। प्लानिंग यहां आकर कभी डिस्क्लोज नहीं होगी। कैसे, कहां PIL लगाएंगे, अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि उद्देश्य सब कुछ ठीक करना है, बस वीडियो बना करके महफिल लूटना नहीं है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये लड़ाई हर एक उस माँ की भी है जिसने अपने हाथ की चूड़ियां बेचकर बच्चों की फीस भरी है। हर उस बाप की भी लड़ाई है जिसने अपनी सेहत, नींद और अपने आत्मसम्मान को भी जाने कितनी जगह गिरवी रखा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपके बच्चे सुबह से रात तक पढ़ते हैं, गर्मी सर्दी में कोचिंग जाते हैं, और सिस्टम में उनको क्या मिलता है? पेपर लीक, गलत नॉर्मलाइजेशन, सालों से रिजल्ट फंस जाना और जिंदगी भर की हताशा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह एक रिजल्ट की देरी एक पूरे परिवार की हंसी छीन लेती है, किस तरह एक गलत चयन एक लड़के की आंखों से चमक और माँ बाप के चेहरे से गर्व मिटा देता है। और दुख की बात है कि हमारे देश में इन बच्चों की मेहनत को, इन माँ बाप की कुर्बानियों को बस कोर्ट में भी एक फाइल और केस नंबर में बदल दिया जाता है। माँ बाप सोचते हैं पढ़ाई करवा देंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी, परिवार का स्तर बदल जाएगा। लेकिन क्या सरकारों को ये दर्द समझ आता है? क्या उन्हें पता है जब रिजल्ट 3 साल तक अटका रहता है, गलत लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तब घर में दाल चावल का इंतजाम कैसे होता है? ये सिर्फ कागज और इंक की लड़ाई नहीं है, हर उस आंसू की लड़ाई है जो माँ बाप छुपा कर पहुंच लेते हैं ताकि उनका बच्चा टूटे ना। और मैं आज भी इस लड़ाई में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे पता है अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाली पीढ़ी के पास सिर्फ डिग्रियां होंगी, कोई रोजगार नहीं होगा, ना ही प्राइवेट ना ही सरकारी। मैं चाहता हूं कि आपका बेटा या बेटी कल को नौकरी पाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। और प्राइवेट है तो ऐसा ना हो कि उसका शोषण हो रहा है। और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली लड़ाई शुरू हुई है, बिना शोर के जारी है। आगे क्या करना है? जो भी पेपर लीक, सेंटर की गड़बड़ी या नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ का सबूत है वो सोशल मीडिया पर उड़ाने के बजाय कानून वाली एजेंसी, कोर्ट और सीबीआई तक लेके जाना है। हर डॉक्यूमेंट, स्क्रीनशॉट लीकेज से पहले सुरक्षित चैनल में रखना है ताकि अपने केस को कमजोर ना कर सके। आज आप देख रहे होंगे ग्राउंड लेवल पे भी हर जिले में छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं जो मीडिया, नेताओं और लोकल प्रशासन तक अपना मुद्दा पहुंचा रहे हैं। बड़े आंदोलन से पहले ये छोटे छोटे आंदोलन सिस्टम को डराएंगे, दिखाएंगे कि हम हर जगह हैं। मैं एक बात बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। रिजल्ट और पेपर की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन भी करवाएंगे। दिमाग में बिठा लो, पढ़ाई छोड़े बिना हक के लिए आवाज उठाना ही जीत का असली रास्ता है। आपको पढ़ते रहना है और मैं भी पढ़ाऊंगा। कल मैं रात को एक वीडियो भी लेके आ रहा हूं जिसमें आगे की 25 दिन की प्लानिंग बता दूंगा और डेली मॉक टेस्ट भी करेंगे मंडे से। वो सब कुछ कल रात को 9 बजे आपको मुझसे मिलना है। याद रखना, ये लड़ाई सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है। रेलवे एग्जाम, SSC एग्जाम, क्या लगता है आपको कि यूपीएससी में सब सही है? थोड़े दिन में आप मेरा एक वीडियो देखेंगे जहां पे मैं एक्सपोज करूंगा यूपीएससी के उन लूपहोल्स को जिसकी बदौलत एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा आज सिर्फ तैयारी कर रहा है और 5-5 साल तैयारी करके अपने गांव में जाके खेती करने लायक भी नहीं बच रहा है। मैं उस पर भी सवाल उठाऊंगा और ये आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए है। आज अगर हम चुप हो गए तो कल आपका छोटा भाई बहन, बेटा बेटी भी सड़े हुए सिस्टम में अपनी जवानी गवाएंगे। लिख कर देता हूं, मैं अकेला भी रह जाऊं तो ये लड़ाई लड़ूंगा, पर जो सच्चा है वो मेरे साथ चले, चुपचाप, समझदारी से और आखिरी सांस तक। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि तमाम शिक्षक आके खुल के ये कहते हैं यूट्यूब पे कि भाई अभिनय सर अगर इस चीज को लीड कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, हमें पता है। और बड़े बड़े शिक्षकों की बात कर रहा हूं मैं, जो सोशल मीडिया पे एक अलग इन्फ्लुएंस रखते हैं, चाहे वो राकेश यादव सर हो, चाहे वो नीतू मैडम हो, बिहार के शिक्षक हो, चाहे वो खान सर हो, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तमाम लोग, और ग्रुप के अंदर की बात करूं, चाहे वो नियोन क्लासेस वाले सर हो, राजा सर, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप ये लड़ाई लड़ो। चाहे इलाहाबाद के शिक्षक हों, सारे शिक्षक, मैं किस किस का नाम गिनाऊं, वो सब अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अब तक की सारी लड़ाइयां बहुत ठीक तरीके से लड़ी हैं और आपको ये लड़ाई भी जीत के दिखानी है। चाहे वो जयपुर के पवन राव सर हो, सब अप्रिशिएट करते हैं। सबको पता है कि लड़ाइयां जीती जाती हैं। सवाल सिर्फ वो उठा रहे हैं जिनका मकसद हमेशा से चर्चा में आना रहा।
जिनको वास्तविक लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, जिनको ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। आज एसएससी पे सवाल उठता है, आज सरकारों पे सवाल उठते हैं कि किस बिहाफ पे आपने ये टेंडर दे दिया था, आपने कितनी सारी चीजें चेंज की थी अपने टेंडर में, तब आपने टेंडर दिया था। सोचिए, पहले जो होता था वो एक्सपीरियंस चाहिए था एग्जाम कराने का, उसके बाद इन्होंने बदल दिया कि एक्सपीरियंस केवल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के आपने प्रोजेक्ट किए हो और आप ये टेंडर ले सकते हैं। क्यों भाई, एग्जाम कराने का एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो? ये वीडियो आपने देखी होगी इतनी सारी जगह की जहां पे लोग 285 214 रुपए मांग रहे हैं, वहां ये कंपनी केवल 125 रुपए में एग्जाम करा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसको तो जो लॉस इधर से होगा वो पैसा भी वसूल करना है ना। तो ये कंपनी कभी बेहतर एग्जाम करा ही नहीं पाएगी, आप लिख के ले लीजिए। मैं आप सबसे भी कहता हूं, अगर आप सबके साथ या आप सबके पास वास्तव में प्रूफ्स हैं, वास्तव में ऐसी चीजें हैं, जितनी चीजें हम और इन सिस्टम को ही नहीं, इस पूरे लीग सिस्टम को खोल के रहना है। और कब तक नहीं जीत मिलेगी, एक वक्त लगेगा। रात में जब भी आप कोई लड़ाई लड़ने जाओगे, तमाम लोग गिराने की कोशिश करेंगे। असली सिकंदर वही बनाए जो बार बार गिर के और फिर उठ के चलता रहा। आसान नहीं है ये लड़ाई, बड़ी लड़ाई है। सोचिए, जो लोग खुद ये कहते हैं कि ये लड़ाई बड़ी है, इतनी फंसी हुई है, वो ये उम्मीद करते हैं कि एक मीटिंग में सब कुछ निकल के आ जाए। जो लोग आज ये कहते हैं कि आप चेयरमैन के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाए, आप डीओपीटी मिनिस्टर साहब के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाए, वो दिखाएं कि उन्होंने इन कंपनियों के मालिकों से जब मीटिंग की तो आपकी आवाज कितनी ऊंची थी। मैं देखना चाहता हूं उस आवाज को। तो लड़ाई जारी है। प्लीज इधर उधर जाके कमेंट करना बंद कर दीजिए। आपको एक बात और बताता हूं, आपको ऐसे रीलें परोसी जाएंगी, आपको सच में लगेगा एक रील कभी ये नहीं डिसाइड करेगी कि कौन सही और कौन गलत है। मैंने आज खुद अपने देखा, जब मैंने सबके लिए कहा कि आज हर दूसरा आदमी एसएससी प्रोटेस्ट खुलासा पे वीडियो बना रहा है, तब मैंने कहा कि आप गधे हो क्या। मेरी उस गधे हो की लाइन को जोड़ के कहां कहां नहीं इमोशंस बटोरा गया। आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राहुल गांधी है, जिसको इतने साल तक लोग ये कहते गए कि वो कह रहा था कि एक मशीन बनाएंगे और आलू डालेंगे और सोना निकलेगा, जबकि ये बात सच नहीं थी। उसने ये नहीं कहा था, उसने ये कहा था कि मोदी जी ऐसा समझते हैं कि वो आएंगे और बस वो ऐसी मशीन बना देंगे कि आलू डालोगे और सोना निकलेगा। तो प्लीज रील्स पे भरोसा मत रखिए, रील्स देखना बंद कर दीजिए। अब पहले हम कभी किसी को कॉपीराइट नहीं देते थे, आजकल खूब दूर है ऐसे चैनलों को डिलीट करने में लगे हुए हैं जो हमारी ऐसी क्लिप्स निकाल के और एक दूसरे को जोड़ के, क्योंकि ये सब करने शिक्षक के काम नहीं थे। बट आज शिक्षक की अपनी पीआर टीम है, शिक्षकों की अपनी पीआर एजेंसी है, वो पूरे दिन इसी चीज पे लगे रहते हैं कि किस तरीके से इस रील को काटना है और अपनी रील के साथ चिपका के इमोशन बटोरना है। कितने सारे ऐसे रील बने, देखकर मुझे दुख होता है। बच्चे कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी को जानता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाए, लाखों बच्चे पढ़ाए, उन सबको मैं समझता हूँ उनके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन आज पीआर का जमाना है, टीआरपी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपके दिमाग को खूब वॉश करने की कोशिश की जाएगी, आपको खूब गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको नहीं होना है। आपको किसी रील शॉर्ट्स पे नहीं यकीन करना है, क्योंकि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसको किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। और वही हुआ है। मैंने आपकी बात का एकदम बुरा नहीं माना, मैं देखता ही नहीं सोशल मीडिया कौन खराब कह रहा है कौन अच्छा, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो अच्छे लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, वो खराब कह ही नहीं सकते। धन्यवाद, चलता हूं। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और हम भी अब पढ़ाई पे उतरेंगे। और कल रात को 9 बजे एक स्ट्रेटेजी, किस तरीके की नई नई चीजें आई हैं, इस पे बात करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास भी हमने स्ट्रेटेजी की रखी थी जिसपे हम चर्चा नहीं कर पाए थे कुछ भी। तो ये लड़ाई जारी है। आप इस लड़ाई में किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, बाकी के शिक्षक इस लड़ाई में किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी डिस्कशन करो सब कुछ बाहर हो जाता है। जो बाहर नहीं होना चाहिए और जो बाहर होना चाहिए वो बाहर नहीं होता है। तो अपने ही बीच के लोग लड़ाई को हराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये दिखा सकें कि देखिए ये लीडर थे ना, ये हार गए। तो इसलिए आज से सबको स्वतंत्र छूट है। आप अपनी लड़ाई जारी रखिए और जीत कर दिखाइए। अब आप लोग भी ये डिमांड मत करिए कि शिक्षकों यूनाइट हो जाओ, शिक्षकों यूनाइट हो जाओ। कोई कैसे हो जाएगा, जहां हम में से ही कोई एक इंसान या 2 इंसान उन लोगों से जाके मीटिंग करेंगे बिना बताए, जो इस हमारा जवाबदेही एसएससी से है, हमारी जवाबदेही सरकार से है। मुझे नहीं पता कि पीछे की कौन कंपनी है। आप बताइए ना कि उनकी मीटिंग का पर्पज क्या हो सकता है। मैं उनसे जाके क्यों मिलूंगा? वो बच्चों के बारे में सोचेंगे जो इतने सस्ते में एग्जाम करा के आए इस पर्पज से कि हमें पैसा कमाना है। मैं उनसे उम्मीद करूंगा? कभी नहीं होगा। तो आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, लड़िए।
हम अपने स्तर से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हमें भरोसा है जैसे हमने हर बार जीता है, इस बार भी हम जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।